नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम पेप्टेक प्रेजेंट्स खास मुलाकात में। और आज हम बात करेंगे आईएएस प्रोबेशनर श्री गुरु प्रसाद जी से, जिन्होंने 2017 बैच में देश का सबसे बड़ा एग्जाम क्रॉस करके छतरपुर हमारे शहर में पोस्टिंग ली है। गुरु प्रसाद जी का जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी प्राथमिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। आइए जानते हैं उन्हीं से कुछ बातें उनके बारे में। स्वागत है सर आपका, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। आपसे आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पेशली डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी एग्जाम्स के लिए फ़िलहाल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। चूँकि आप 2017 बैच से ऑलरेडी पास्ड आउट हैं, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है जिससे हमारे बच्चों को कुछ हेल्प मिल सकती है। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि हर साल प्रेपरेशन करने वाले बच्चों प्रेपरेशन शुरू करने वाले बच्चों से लेकर उन पे पास होने के बाद और सिलेक्ट होने तक संख्या बहुत कम होती जाती है। इफ़ आई कैन बी प्रिसाइज, 15 लाख बच्चे हर साल प्रेपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से 5 लाख सिलेक्ट होते हैं और फिर उनमें से भी पास होके पोस्टिंग होने वाले बच्चों की संख्या 2% ही रह जाती है। तो इतने टफ कंपटीशन के बाद भी आप किस माइंडसेट से आपने प्रेपरेशन शुरू की थी? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 5 लाख लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं प्री के लिए। और फिर प्री में जब उसका रिजल्ट आता है तो कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। जो अमाउंट 50,000 से लेके 10,000 तक भी होता है, मोस्टली अराउंड 12,000 के आसपास होता है डिपेंडिंग ऑन सीट्स। फिर उसके बाद मेंस होता है, वो जो है कि कितनी सीट से उसका 2 to 3 टाइम्स होता है। फिर फाइनली जो है कि लोग सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है वो 2% से भी कम होता है। एंड यूपीएससी की बात जहाँ तक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट toughest examination not just in India but in the world। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है और आप अपने मोटिवेशन को उस लेवल तक रख पाते हैं कि नहीं, तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। तो लाखों लोग कई सालों से सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या अलग किया कि आप इन लाखों की संख्या से निकलकर इस लेस देन 2% का हिस्सा बन पाए? यूपीएससी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन है। कई बार लोग जो माइंड सेट होता है वो बहुत मैटर करता है। मैंने आज के जनरेशन के बच्चों को देखा है, मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, लेकिन अभी जो बच्चे गाइडेंस लेते हैं वो 12th में पढ़ रहे होते हैं और उनका ये होता है कि मुझे पहली बार सेलेक्ट होना है। तो लोग सेलेक्ट होने के लिए आना शुरू कर दिए हैं, वो नहीं होना चाहिए। लोगों को सीखने के लिए यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि जो मटेरियल है वो अनलिमिटेड है, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन, और जो टाइम है वो लिमिटेड है। सो बैलेंस यहाँ बनाने की ज़रूरत होती है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, वी हैव टू नो एंड रीड एंड स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी का जो सिलेबस है आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और जो आपके टीचर्स या फिर ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग बुक्स बताते हैं आप पहले उसको पढ़ें, जो बेसिक बुक्स हैं। इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप कोई और बुक्स पढ़ें। और टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितना घंटा सोते हैं, क्या खाते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं, और कई बार आपके दोस्त कैसे हैं वो भी मैटर करता है। क्योंकि हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, compete करते हैं, उससे ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। तो जो चीज़ मैंने स्पेशल करी वो यही कि सबसे बड़ा जो मेरा एम था कि ये जानना कि मुझे पढ़ना क्या है। लोग क्या करते हैं, 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ जाएंगे, जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें से 6 से और 12 तक की एनसीईआरटी में से हार्डली 5 to 7 एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है।
लेकिन लोग वहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो तैयारी नहीं कर रहे होते, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। Right, right. So basically, sticking strictly to the syllabus is the trick. They can ask their teachers, या जो उनके mentors हैं, हाँ, उनसे पूछ के ही teachers- books पढ़ें. टीचर्स से पूछ सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं Right. वो भी बुक लिस्ट पब्लिश करते हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो वो टॉपर्स के वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं। Right. तो सर आप कुछ पर्सनल, जैसे आपने कहा कि आपकी कंपनी भी बहुत मैटर करती है, तो आप थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए, आपकी डेली रूटीन, योर कंपनी, आपकी इंटरेस्ट, इस तरह की कोई इन चीज़ों का भी ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ता है। मैं जब तैयारी करने आया तो मैं एक हॉस्टल में रहता था, और हॉस्टल में रहने का जो सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि वहाँ मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स रहते थे और वो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो मुझे पता था कि किसी चीज़ का डाउट होगा। उनमें से कुछ लोग पहले सेलेक्ट भी हो चुके थे, आईएएस नहीं बने थे लेकिन दूसरे सर्विसेज में थे और फिर से एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मुझे पता था कि गाइडेंस मुझे अच्छा मिलेगा। तो मैं उनके साथ हॉस्टल में रहता था, तो जो मेरी बेसिक नीड्स हैं, खाना और पानी का और सोने का, ये सब फुलफ़िल होती थी, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ तक पढ़ने का है, ये ऐसा कोई आर्स नहीं होता कि आपको 12 घंटे या 10 घंटे या 18 घंटे पढ़ने हैं। आपको क्वालिटी स्टडी पर जो है फोकस करना है। अगर आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको 2 घंटे में जो पढ़ रहे हो वो याद रहे। तो ये चीज़ लोगों से बात करके, चर्चा करके, जो लोग क्वालिटी स्टूडेंट हैं, आप जैसा शुरुआत में ही बोलेंगे 15 लाख लोग जो कि तैयारी के लिए हर साल आते हैं, उस 15 लाख में से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। Right. तो जो क्वालिटी प्रिपरेशन वाले हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं मानता हूँ 1 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। करेक्ट। तो मैं तो उससे भी और कम फिल्टर करने की बात करता हूँ, 10-15 हज़ार लोग। आप उनमें से जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनसे दोस्ती करिए, आप उनसे चर्चा करेंगे तो आप जो यूपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे, आप क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, आप जो है कि पैटर्न्स पे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं होंगे जो मे बी पार्टी करने वाले होंगे, आउटिंग करने वाले होंगे, तो मे बी आप डाइवर्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली फोकस्ड रहना बहुत the इम्पोर्टेंट trick, हाँ। और आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है आपको फोकस Truly. रखने में। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशंस करनी है? कोई आपकी फैमिली में कोई किसी ने आपको इंस्पायर किया हो, या कोई आपका रोल मॉडल हो, या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि ये काफ़ी मुझे बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ लगती है। कई बार होता है लोग किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से इंस्पायर होते हैं, किसी एक पर्सनालिटी से इंस्पायर होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कोई एक इंसिडेंट और कोई एक पर्सन इंस्पायर नहीं किया। मे बी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स एंड सीरीज ऑफ पीपल आई हैव इंटरेक्टेड विद, मैं उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लिया हूँ। और फिर लगभग 3 साल एक एमएनसी में एज ए सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर काम करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मैं डायरेक्ट कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ सोसाइटी में या देश के लिए। तो और फिर जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है एक स्टूडेंट के लिए, जहाँ से वो सोसाइटी में चेंज ला सकता है, वो आईएएस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया। ओके, आप एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में। तो बेस्ड ऑन दिस, एक्चुअली इसी चीज़ पे बेस्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आईएएस ऑफिसर सोसाइटी में किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, या किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है वो चेंजेस को, या फिर लोगों को आसपास। एक आईएएस ऑफिसर, जहाँ तक मेरा मानना है, वो चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मॉडल होता है। करेक्ट। अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मॉडल होता है। तो वो अपने आप को कैसे कैरी करता है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट है लोगों को इंस्पायर करने के लिए।
अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर समवन, तो सबसे बेस्ट चीज़ आप उसको इंस्पिरेशन दे सकते हैं। करेक्ट। और एक आईएएस ऑफिसर इंस्पिरेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट को दे सकता है। अगर वो कैसे काम करता है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसकी दिनचर्या क्या है, लॉज एक्ट्स को कैसे फॉलो करता है, मीडिया को कैसे हैंडल करता है, ये सारी चीज़ें सबको इंस्पायर कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये इसको मैं मानता हूँ। बाकी और चीज़ें जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सब में काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है वो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंस्पिरेशन। राइट, दैट डज मेक सेंस। सो आपने जैसे कहा था कि आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आप आप जितना फोकस्ड होते हैं उतना, और प्रेपरेशन करते टाइम मतलब आपको एक्चुअली जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए जो आपका सिलेबस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब क्या मेमोरी एक्चुअली इन्फ्लुएंस करती है प्रेपरेशंस में। जैसे कुछ लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी नहीं होती, जब तक वो चीज़ों को डिटेल में ना पढ़ लें उनको समझ नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ समझ सकते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रट सकते हैं। देखिए, इस पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे। सारे लोग एक जैसे होते हैं, आप, मैं, चाहे कोई भी हो, हमारे पास सेम जो ब्रेन का मटेरियल है सेम है। हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, सब कुछ सेम है। जो ओनली चीज़ मिसिंग होती है वो विल पावर होता है। वो विल पावर मिसिंग होती है। अगर आपको कभी किसी से कम मानना ही नहीं चाहिए। उसमें क्या स्पेशल है जो आप में नहीं है? सारी चीज़ें उसके पास हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो आप अपने को क्यों ऐसा मान रहे हैं कि आप उससे कमज़ोर हैं या फिर उससे फास्ट ग्रास्प नहीं कर सकते हैं? जो ओनली डिफरेंस जो टैलेंटेड स्टूडेंट और जो एवरेज स्टूडेंट में होता है, जो मेरा मानना है, टैलेंटेड स्टूडेंट क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत सारे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उनको जो ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है वो उससे रिलेट करते हैं, फिर वो अपने फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर लेते हैं। और एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को लिया और उसको कोई बैकग्राउंड प्रोसेसिंग नहीं की। करेक्ट। और एवरेज स्टूडेंट जब इस बात को मान जाएगा कि उसको बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करनी है, तो दे आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं। दैट इज अ वेरी गुड ट्रिक, आई विल यूज दैट। एक्चुअली मेरी मेमोरी भी में, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ याद नहीं कर पाती हूँ बहुत जल्दी, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर है। तो जब मुझे ना सीखना पड़ती हैं चीज़ें उसको मेमोराइज करने के लिए, आई कांट मेमोराइज। उसके लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगा। ये चीज़ तो है ही एवरेज और ब्रिलियंट स्टूडेंट में डिफरेंस। हम क्या इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सेंसेस से लेते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ स्पर्श करते हैं, कुछ स्मेल करते हैं। तो आप जितने सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लोगे आपको वो उतना लॉन्ग रिटेन करेगा। तो ये भी एक चीज़ें, जैसे हम पढ़ लिए कोई न्यूज़, फिर इसके बाद हम उस पर डिस्कशन सुन लिया ऑल इंडिया रेडियो पे, राइट, तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता था। दैट डज मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, एज इन कि कुछ बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी टाइम गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, काफ़ी टाइम उनको बाद में अक्सर होता है, रियलाइज होता है कि यार चेंज कर देना चाहिए इस तरह से। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से उन्हें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करनी चाहिए? ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है यूपीएससी क्लियर करने में। और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से पहले आपको कम से कम 6 मंथ्स यूपीएससी की तैयारी में बिताना चाहिए। आप एनसीईआरटीज़ बुक्स पढ़ें, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, दोस्तों से बात करें, 3-4 ऑप्शनल आप शॉर्ट लिस्ट करें, आप उनके टीचर से मिलें और उनके फीडबैक्स लें, और फिर आप अपने मोटिवेशन को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में लाई करता है। ये 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर आप एक बार गलत ऑप्शनल ले लिए तो आप फिर उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे कि इस ऑप्शनल को चेंज करें या ना चेंज करें, क्योंकि इसमें पहले से बहुत सारा पढ़ लिए हैं लेकिन इसमें मार्क्स आ नहीं रहे हैं। तो वो चक्रव्यूह बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ऑप्शनल चूज करने में टाइम लेना चाहिए। मैंने जो अपना ऑप्शनल चूज किया सो कम से कम 6 मंथ्स लिए थे।
तो वो टाइम शुरू में लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि फिर उसके बाद आप उस पर पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं। और एक बार अगर ऑप्शनल आप चूज कर लिए तो फिर आप कभी ऐसा मत सोचिए कि मैंने गलत चूज कर लिया, मुझे दूसरा चूज करना चाहिए। क्योंकि एक बार चूज करने के बाद अपने आप को आप बताइए कि अब मुझे इसी ऑप्शनल में एग्ज़ाम देना है, चाहे 2 बार 3 बार जितनी बार हो, इसी में तैयारी करना, इसी में इम्प्रूव करना और इसी में देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग जल्दीबाजी में ऑप्शनल ले लेते हैं, इसलिए ऑप्शनल ले लेते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने ले रखा है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारा रिसर्च करना चाहिए ऑप्शनल लेने से पहले। जैसे जो मैं रिसर्च किया था, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ये देखा था कौन सा सब्जेक्ट बहुत बुरा कर रहा है यूपीएससी में, तो वो सब्जेक्ट नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बुरा कर रहा था उस टाइम, तो सारे टीचर, सारे फ्रेंड्स सब बोले ये मत लो, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं लेना है। ठीक, फिर मैंने देखा कि कौन से सब्जेक्ट की टीचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर रीडिंग मटेरियल्स अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, तो वो मैंने देखा। उस मामले में जो है कि पॉलिटिकल साइंस था, सोशोलॉजी थी, या फिर एंथ्रो नया सब्जेक्ट आया था, हिंदी लिटरेचर थी, ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें टीचर्स और मटेरियल्स दोनों अवेलेबल थे। फिर मुझे ये देखना था कि मेरा कंफर्ट लेवल क्या है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा है। तो जो मेरा इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट था कि इंटरनेशनल रिलेशंस जानना, या फिर नेशन स्टेट किस लिए बनता है, मतलब ये देश ही क्यों एग्जिस्ट करता है। देश जब पहले नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, तो पहले सोसाइटी हुआ करती थी, कोई बॉर्डर नहीं हुआ करता था, तो ये कैसे इवॉल्व हुआ ये सोसाइटी, तो उस समय मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस फिर लिया। और पॉलिटिकल साइंस फिर उस टाइम नया सब्जेक्ट आ रहा था, तो लोगों को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा था और उनमें सिलेक्शन भी हो रहा था। तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल चूज़ करने से पहले, तो आप उस पर टाइम बिताइए और फिर ऑप्शनल चूज़ करिए। आपके हिसाब से इन प्रेपरेशंस के लिए कोचिंग कितना इम्पैक्ट करती है स्टडीज़ में? क्या कोचिंग बहुत ज़रूरी है? क्या सेल्फ स्टडी से आप ये एग्ज़ाम्स के लिए प्रेपरेशन नहीं कर सकते? देखिए, कोचिंग एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि बिना कोचिंग के आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। बिना कोचिंग के भी लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं और करते रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि उनको गाइडेंस अच्छा मिल रहा है कि नहीं। कई बार कोचिंग से ज़्यादा आसानी से अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, लेकिन कोचिंग मैंडेटरी नहीं है। बिना कोचिंग के भी यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि किससे गाइडेंस ले, क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको। वो आप कोचिंग से ले, सीनियर से ले, किसी और रिलेटिव से ले, या किसी से भी ले, वो ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको गाइडेंस कहीं और से मिल रही है तो वेल एंड गुड। तो कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, बट इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जैसे आपने अभी ज्वाइन कर लिया है और यू आर ऑलरेडी डूइंग द जॉब, तो आने वाला पॉलिटिकल प्रेशर जो ऑफ कोर्स आएगा ही, उसको हैंडल करने के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल प्रेशर कैसा पॉलिटिकल प्रेशर? अगर पॉलिटिकल प्रेशर है कोई लीगल काम करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए, तो पॉलिटिकल प्रेशर अच्छा प्रेशर है। कभी कभार सिर्फ अच्छा ही काम करने के लिए नहीं होता ना प्रेशर। तो फिर अगर आप ऐसा करेंगे पॉलिटिकल प्रेशर कुछ ऐसा काम करने के लिए है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस या जो भी हैं, मिनिस्टर्स या लीडर्स, उनको आप बताएं कि सर ये एक्ट है और ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो है कि पॉलिटिशियन का जॉब सबसे टफेस्ट जॉब होता है, बिकॉज दे हैव टू गेट द मैंडेट ऑफ द पीपल। तो आप उनकी स्थिति भी समझना है कि वो ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं। अगर आप उनसे लॉजिकली बात करेंगे, रेशनली बात करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड यू। तो जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी अब, वहाँ के लोगों को आपसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा सबसे मतलब मेरे दिल के करीब भी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ, क्वालिटी एजुकेशन,
then they don't need anything else. अगर कोई बच्चा एक छतरपुर के सबसे पिछड़े हुए गांव से आता है, वो नवोदय में जाता है और फिर आईआईटी में जाता है, तो फिर उसके बाद सरकार को, गवर्नमेंट को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी उसकी एजुकेशन हो गई है कि वो इस समाज में, इस सोसाइटी में अपने आप को सस्टेन कर लेगा और काफ़ी आगे भी जा सकेगा। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, उस पे फोकस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। और वही एक सबसे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा टूल है जो कि लोगों को पावर्टी से भी ऊपर निकालता है। और वो ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर कई बार आपको पावर्टी से ऊपर निकालेगी, लेकिन फिर ड्रॉट आ जाएगा तो फिर आप नीचे चले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन है तो आप जो है हमेशा हमेशा के लिए पावर्टी से ऊपर उठ जाते हो। करेक्ट। तो देश के इतने कठिन, एक्चुअली सबसे कठिन एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम ऑफ कोर्स आपको प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन का भी सामना करना ही पड़ा होगा। आपने इस इशू को किस तरह हैंडल किया? ये अब काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है यूपीएससी की तैयारी करना, और इसमें आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना चाहिए। मैं जितने अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया यूपीएससी की तैयारी के दौरान, उतना मैं कभी अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं फिजिकली और मेंटली हेल्थ रहूँगा तभी मैं तैयारी कर सकूँगा, पढ़ सकूँगा, कॉन्सेंट्रेट कर सकूँगा। तो जो सबसे पहली चीज़ थी, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन की आप बात कर रही हैं, उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो जॉगिंग करिए, आप बैडमिंटन खेलिए, वॉक करिए, कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी शाम में करनी चाहिए। मे बी 30 मिनट्स, 45 मिनट्स बहुत ज़रूरी है। और फिर वहाँ पे जो मैं हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे सारे बच्चे योगा भी करते थे, तो मैं भी योगा धीरे धीरे करने लगा। तो उससे भी जो है कि एक मेंटल पीस मिलती थी और कंसंट्रेशन बढ़ता था। और जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास क्वालिटी फ्रेंड्स होने चाहिए जो ये बात को समझ सकें कि आप दिल्ली में आए हो तो आपका अल्टीमेट एम क्या है, यूपीएससी तैयारी करना। वो उस चीज़ को प्रायोरिटी दें। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान देके आप जो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन के। बेसिकली कंपनी बहुत मैटर करती है, डेफिनेटली आपको बिल्कुल आपकी कंपनी वैसी ही रखनी चाहिए जिस फील्ड में आप उतरने की सोच रहे हैं। और ये सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी फील्ड के लिए सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हमारे उन स्टूडेंट्स को हेल्प की जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं। आज का हमारा प्रोग्राम स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए था जो इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को इससे कुछ मदद मिलेगी, आपकी प्रेपरेशंस के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। एंड अ वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।